बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोग ट्रेड थ्योरी में पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल फाइलों के बारे में कि स्पेशल फाइलें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी स्पेशल फाइल किस कार्य के लिए यूज की जाती है। तो ये स्पेशल फाइलें पढ़ी थी। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि उनकी सावधानियां व प्रिकॉशन, कि उन फाइलों व रेतियों को कैसे हमें यूज करना है, इसके साथ साथ हमें हमारी फाइलें कैसे सुरक्षित रहें, ये सारी चीजें भी पूरी फाइल के बारे में, स्पेशल फाइलों के बारे में विधिवत पूरा हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज नया चैप्टर में क्या है हमारा, ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट के बारे में, कि ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको करने से हमें क्या क्या लाभ हुए हैं। कोई भी चीज हम कोई कार्य करते हैं तो भाई हमें बेनिफिट्स क्या है वो देखते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में, और कैसे करना चाहिए, कौन सा ऑपरेशन किस प्रोसेस से करना है, तो ये सारी चीजें आज हम इस हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार के चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऊष्मा उपचार होता क्या है। देखिए, हम हमेशा यही कहते हैं कि सबसे पहले कोई भी टॉपिक हम लोग पकड़ें तो उसके बारे में पहले जानकारी लें कि ये चीज होती क्या है। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जानकारी लेने जा रहे हैं, तो ये होती क्या है, ये यूज कहाँ की जाती है, इससे हमें बेनिफिट्स क्या है, ये सारी जानकारियां हमको सबसे पहले लेनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में भी यही पूछा जा सकता है, आप हीट ट्रीटमेंट के बारे में खूब जानते हो, लेकिन इंटरव्यू में सीधे पूछेंगे कि एक चीज बताइए, हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। अब आपने उसके बारे में जानकारी नहीं, उसके प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन आपको ये छोटी छोटी जानकारियां नहीं है, तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो इसलिए इंटरव्यू फेस करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या है, छोटी छोटी चीजें पूछती हैं कि ये चीज होती क्या है, आप हमें ये बताइए। पहले सबसे पहला क्वेश्चन होता है, तो इसलिए ये चीजें शुरू से सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार क्या होता है। तो ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट क्या है, यह एक ऐसी विधि या प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी धातु व एलॉय को गर्म व ठंडा करके उसकी आंतरिक बनावट, संरचना, स्ट्रक्चर है ना, तथा उसके यांत्रिक गुणों को अपनी इच्छा अनुसार हम बदल सकते हैं। धातु के गुण किस पर निर्भर करते हैं, धातु के गुण धातु की संरचना पर ही निर्भर करते हैं। इस प्रोसेस को या इस विधि को हम ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक, दो लाइन का एक डिफिनेशन जरूरी है। फिर से समझ लो एक बार, हीट ट्रीटमेंट अगर क्वेश्चन आता है कि हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार एक ऐसा प्रोसेस या ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी धातु या एलॉय को गर्म व ठंडा करके उसके आंतरिक बनावट, संरचना या स्ट्रक्चर को तथा उसके यांत्रिक गुणों को अपनी इच्छा अनुसार हम बदल सकते हैं। और धातु के गुण धातु की संरचना पर डिपेंड करते हैं। ऐसी विधि या ऐसे प्रोसेस को हम ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि इससे बेनिफिट्स क्या है, हीट ट्रीटमेंट करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, हीट ट्रीटमेंट के बहुत सारे लाभ हैं। क्या है, पहले यदि हमारी धातु जो है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं बहुत कठोर है और हमको क्या है, उसे मुलायम बनाना है ना, तो उसको मुलायम बनाने के लिए क्या है, तो नंबर एक, धातु यदि कठोर है तो हम उसको मुलायम बना सकते हैं। दूसरा, यदि धातु मुलायम है तो हम उसको हार्ड कर सकते हैं और अधिक कठोर बना सकते हैं। तीसरा क्या है कि धातु की संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं तथा धातु की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसको और उसके तथा यांत्रिक गुणों को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं या उसको सुधार सकते हैं। ठीक है ना, क्या है, धातु की संरचना में परिवर्तन किया जा सकता है और तथा धातु की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो और उसके यांत्रिक गुणों को भी सुधारा जा सकता है।
फिर आता है नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, धातु के जो भौतिक गुण माने जो प्राकृतिक नेचुरल गुण होते हैं उनको भी बदला जा सकता है। धातु के प्राकृतिक गुणों को भी बदला या परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, धातु को मशीनिंग योग भी बनाया जा सकता है। यदि धातु अधिक कठोर है, जहां पर हमारे कटर्स या टूल्स कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको इतनी नॉर्मलाइजिंग की जा सकती है कि हम धातु को मशीनिंग योग बना सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कठोर धातु, क्यों, यदि धातु क्या होती है, जब बहुत अधिक कठोर या हार्ड हो जाती है तो क्या हो जाती है, वो धातु भंगुर हो जाती है, अर्थात उसमें बिटलनेस का गुण आ जाता है। तो उस बिटलनेस को दूर करके धातु को हम टफनेस ला सकते हैं, उसमें बिटलनेस को दूर करके उस धातु पर हम टफनेस ला सकते हैं। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है कि धातु पर क्या है, ठंडी और गर्म, जब हम धातु पर ठंडे और गर्म दशा में कार्य को करते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे विकार आ जाते हैं, है ना, स्ट्रेसेस आ जाते हैं, तो उनको भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बेनिफिट्स हैं, ये लाभ हैं। फिर से एक बार हीट ट्रीटमेंट के बारे में अच्छी तरीके से और पढ़ लेते हैं। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, ऊष्मा उपचार क्या होता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, तो इसको बिल्कुल रख लो, कंठस्थ कर लो कि कोई भी कभी भी पूछे कि हीट ट्रीटमेंट बताइए क्या होता है, तो आप तुरंत उसको बता सको। फिर से एक बार हम लोग करते हैं जिससे रिवीजन होता रहे। हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट एक ऐसी विधि या प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी धातु या एलॉय को गर्म व ठंडा करके उसकी आंतरिक बनावट, स्ट्रक्चर या यांत्रिक गुणों को अपनी इच्छा अनुसार हम बदल सकते हैं। धातु के गुण किस पर डिपेंड करते हैं, धातु की संरचना पर, धातु के गुण धातु की संरचना पर निर्भर करते हैं। इस प्रोसेस या इस विधि को हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार कहते हैं। फिर हमने बताया इसके लाभ क्या है, बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, यदि धातु हमारी मुलायम है तो हम उसको कठोर बना सकते हैं, और यदि धातु कठोर है तो हम उसको सॉफ्ट मुलायम बना सकते हैं। तीसरा क्या है कि धातु में की संरचना में हम परिवर्तन ला सकते हैं, तथा धातु की टेंसाइल स्ट्रेंथ तथा यांत्रिक गुणों को भी हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा सुधार सकते हैं। इसके अलावा धातु के में जो नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है, अर्थात जो भौतिक गुण हैं, उनको भी हम बदल सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, धातु यदि कठोर है, उस पर हमारी मशीनिंग ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, उस पर कटर्स या टूल्स हमारे कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके और मशीनिंग योग भी हम उस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा मटेरियल को बना सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, यदि धातु बहुत कठोर हो जाती है, जब हम हार्डनिंग करते हैं तो धातु बहुत कठोर हो जाती है, और कठोर के बाद वो बिटल आ जाती है, बिटलनेस हो जाती है, उसमें माने भंगुरता का गुण आ जाता है। तो उस भंगुरता को दूर करके, अर्थात बिटलनेस को दूर करके हम उस पर टफनेस ला सकते हैं, है ना, जिससे भंगुरता क्या होती है, भंगुरता क्या होती है मालूम, भंगुरता वो होती है कि ज्यादा हार्ड कोई भी धातु हो जाती, चाहे लोहे का हो, धातु बहुत हार्ड हो गई, अगर हम ऊपर रख दिए तो क्या हुआ, जरा सा नीचे गिरा टूट जाता है ना, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा हार्ड थी, तो इसलिए वो भंगुर हो गई। तो उस बिटलनेस को दूर करके इसमें टफनेस का गुण ला सकते हैं। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, धातु पर जब हम ठंडी व गर्म दशा में कार्य को करते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे स्ट्रेसेस या विकार आ जाते हैं, तो उन विकारों को भी हम हीट ट्रीटमेंट के द्वारा दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर क्या होता है, बनावट क्या होता है ना, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक चीज हम लोग की बार बार आ रही है कि संरचना, स्ट्रक्चर, बनावट, तो ये क्या चीज होती है, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि संरचना क्या होती है, बनावट क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है। तो संरचना किसको कहते हैं कि देखिए, बहुत सारी कणों को मिलकर एक धातु का रूप दिया जाता है ना,
बहुत सारे कणों को मिलाकर एक धातु का रूप दिया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कणों के समूह को ही धातु कहते हैं। ठीक, तो अब क्या है, कणों के समूह को धातु कहते हैं। अब कणों का आकार कैसा है, प्रकार कैसा है, तो कण का जो आकार और प्रकार होता है वही बनावट, संरचना, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स कहलाता है। क्लियर हो गया? क्योंकि बार बार ये शब्द आ रहा था तो आपके मन में भी क्वेश्चन आता है कि यार इस संरचना होती क्या है। बार बार सर कह रहे हैं इसकी बनावट, संरचना तथा यांत्रिक गुणों को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। तो संरचना है क्या, है ना, बनावट है क्या, स्ट्रक्चर है क्या, मॉलिक्यूल्स है क्या, तो ये क्या है। तो हमने बताया क्या है कि देखिए बहुत से कणों को मिलाकर एक धातु का रूप दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कणों के समूह को ही धातु कहते हैं। ठीक, अब कण का आकार और प्रकार यही संरचना या बनावट या स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक, अब जैसे अब कणों का आकार या प्रकार कैसा, माने कण के जो हम कण कैसे हैं, रवेदार हैं कि कण के दाने रेशेदार हैं, कण महीन है कि कण मोटे हैं, है ना। तो यही जो बनावट होती है, यही जो इसका आकार और प्रकार है, यही स्ट्रक्चर, बनावट या संरचना कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया बनावट और संरचना किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो ऊष्मा हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्या होता है, ऊष्मा उपचार के द्वारा या हीट ट्रीटमेंट के द्वारा स्टील की अंदरूनी बनावट अर्थात मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन आ जाता है ना। जब हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो स्टील की क्या होती है, हमने बताया था, उसकी बनावट, संरचना, है ना, या मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन आ जाता है। और जब इसमें परिवर्तन आता है, मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन आता है, तो जिससे क्या होता है, स्टील के गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है ना। स्टील की अंदरूनी बनावट, स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन आता है, तो उसके साथ साथ स्टील के गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो लौह धातु की संरचना या स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। ठीक, अब ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये उसके रूप और मात्रा पर डिपेंड करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर या बनावट वो कितने प्रकार की होती है, संरचना कितने प्रकार की होती है। तो संरचना के बारे में सबसे पहला आता है एक फेराइट होता है। ठीक है ना, फेराइट क्या होता है, ये लोहे का शुद्ध रूप होता है। ठीक, और क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही नर्म व डक्टाइल होता है। डक्टाइल क्या होता है, अब आता है क्वेश्चन, एक डक्टाइल, नर्म तो ठीक है, सब लोग जानते हैं, सॉफ्ट मुलायम है ना। और डक्टाइल क्या होता है, ये डक्टाइल वो होता है जिसको खींचकर हम पतली पतली तारें बना सके। जैसे सोना, चांदी, ये सब क्या है, ये डक्टाइल होते हैं। ये मटेरियल जो है डक्टिलिटी इसमें अधिक पाई जाती है। सोने से आभूषण बनते हैं, खींच के उसको आभूषण बना लिया जाता है, चांदी को खींच के आभूषण बना लिया जाता है। अब जैसे कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन को खींच के क्या आप कुछ बना सकते हो, उसको तार के रूप में बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि कास्ट आयरन जो होता है उसमें डक्टिलिटी नहीं पाई जाती। तो आज टेनाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, फेराइट के बारे में भी पढ़ रहे थे। तो फेराइट क्या होता है, यह शुद्ध रूप से लोहा होता है, अर्थात ये लोहे का शुद्ध रूप होता है। ये स्ट्रक्चर बहुत ही नर्म, सॉफ्ट या डक्टाइल होता है, और इसको ठंडा करने से पर ये हार्ड नहीं किया जा सकता। ये अगर स्ट्रक्चर जो है वो ठंडा हो गया तो फिर हार्ड नहीं किया जा सकता, और इसमें जो मैग्नेटिक पावर है या चुंबकीय गुण जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया फेराइट के बारे में। इसके बाद पढ़ते हैं सीमेंटाइट। सीमेंटाइट के ये सब स्ट्रक्चर हैं, है ना, क्लियर है ना, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते हैं सीमेंटाइट। सीमेंटाइट क्या होता है, ये फेराइट और
और कार्बन का रासायनिक मिश्रण है। सॉरी, ये क्या है, सीमेंटाइट क्या होता है, ये फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण है, अर्थात केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना। ये कैसा होता है, यह स्ट्रक्चर बहुत ही हार्ड व भंगुर होता है, अर्थात ब्रिटल होता है। तो ये हो गया सीमेंटाइट के बारे में। तीसरा क्या है, ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट क्या होता है, जब हम स्टील को अपर क्रिटिकल पॉइंट तक गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, तो स्टील के स्ट्रक्चर अर्थात बनावट में पूरी तरीके से परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो जो है ऑस्टेनाइट कहलाता है। ऑस्टेनाइट क्या होता है, इस स्ट्रक्चर पर क्या हो जाता है, इस स्ट्रक्चर पर स्टील की जो नॉन मैग्नेटिक है ना, इस स्थिति पर जो स्टील है वो नॉन मैग्नेटिव हो जाती है, अर्थात उसमें चुंबकीय गुण जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक, तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर क्या होता है, बनावट क्या होता है, संरचना क्या होता है ना, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ये क्या होता है, हमने क्या बताया कि बहुत सारे कणों को मिलकर धातु का रूप दिया जाता है, अर्थात कणों के समूह को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब कण का आकार और प्रकार ही संरचना, बनावट या स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया कि संरचना, स्ट्रक्चर और बनावट क्या होती है। अब क्या है, देखिए ऊष्मा उपचार के द्वारा अर्थात हीट ट्रीटमेंट के द्वारा जब हम स्टील को गर्म करते हैं तो उसकी अंदरूनी जो बनावट या स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो उसमें परिवर्तन आता है, उसके साथ साथ स्टील के गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। धातु की संरचना, स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल्स कई प्रकार के होते हैं। ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये उसकी कार्बन की मात्रा और उसके रूप पर डिपेंड करते हैं। ठीक, अब स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल्स कौन सा होता है, फेराइट। फेराइट कैसा होता है, हमने बताया ये क्या है, ये लोहे का शुद्ध रूप होता है और ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही नर्म, सॉफ्ट, मुलायम या डक्टाइल होता है, अर्थात डक्टिलिटी से भरा होता है और इसे ठंडा करने पर हार्ड नहीं किया जा सकता और इसमें सबसे अधिक चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक पावर सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, फेराइट में पाई जाती है। ठीक, ये हो गया फेराइट के बारे में। इसके बाद दूसरा क्या पढ़ा था, सीमेंटाइट। सीमेंटाइट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है, अर्थात केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना। और ये कैसा होता है, ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही हार्ड और भंगुर अर्थात ब्रिटल होता है। कौन सा, सीमेंटाइट। ठीक, अब तीसरा वाला पढ़ते हैं। तीसरा क्या था, ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है कि जब हम स्टील को अपर क्रिटिकल पॉइंट तक गर्म करते हैं तो क्या होता है, स्टील के स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है। स्टील के स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टेनाइट कहते हैं। अब ऑस्टेनाइट और क्या, ऑस्टेनाइट इस स्ट्रक्चर पर क्या होता है, ऑस्टेनाइट जो बनता है तो फिर इस स्ट्रक्चर में और क्या खास बनती है, जब ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये नॉन मैग्नेटिव हो जाता है। इसकी स्टील जो है वो नॉन मैग्नेटिव हो जाती है, अर्थात उसमें चुंबक का कोई गुण नहीं रहता, वो चुंबकीय गुण जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया हमारे जो है आपके स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके बाद क्या है, एक फिर चौथा बचा है पीएल लाइट, है ना। हम लोग स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने पढ़ा
पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक मिनट जरा देखते हैं। हाँ, फेराइट। पहले हम लोगों ने फेराइट के बारे में पढ़ा, फिर सीमेंटाइट के बारे में पढ़ा, फिर ऑस्टेनाइट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पियरलाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना। अब पियरलाइट क्या होता है, देखिए ये फेराइट और सीमेंटाइट का एक मिश्रित स्ट्रक्चर होता है। इसमें फेराइट कितना होता है, 88%, 88% फेराइट बना परसेंटेज होता है 88% का, और जबकि सीमेंटाइट का कितना होता है, 12%। सीमेंटाइट 12% होता है, और ये स्ट्रक्चर जो है बहुत मजबूत स्ट्रक्चर होता है। फिर से देखो, पियरलाइट क्या होता है, ये फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रित स्ट्रक्चर होता है। इसमें 88% फेराइट जबकि 12% जो है वो सीमेंटाइट होता है, और ये स्ट्रक्चर बहुत मजबूत माना जाता है। तो ये हो गए स्ट्रक्चर के बारे में, 4 प्रकार के स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। फेराइट, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट और पियरलाइट, ये 4 प्रकार के स्ट्रक्चर पढ़े। अब हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ना। क्रिटिकल पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हीट ट्रीटमेंट में क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जब हम किसी स्टील को उच्च तापमान तक गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब गर्म करते हैं तो एक विशेष बिंदु तक तापमान एक ही गति से बढ़ता रहता है, ठीक है ना। फिर एक स्थान पर जाकर, एक बिंदु पर जाकर तापमान बढ़ना बंद हो जाता है, और जिस बिंदु पर तापमान बढ़ना बंद हो जाता है उसी को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्लियर? फिर से सुन लो, क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जब स्टील को उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है तो एक विशेष बिंदु तक एक ही गति से तापमान बढ़ता है, फिर एक बिंदु पर जाकर तापमान बढ़ना बंद हो जाता है, और जिस विशेष बिंदु पर तापमान बढ़ना बंद हो जाता है उसी को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लोअर क्रिटिकल पॉइंट और दूसरा होता है अपर क्रिटिकल पॉइंट। अब पढ़ते हैं लोअर क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब स्टील को उच्च तापमान तक गर्म करते हैं तो एक विशेष बिंदु तक तापमान एक ही गति से बढ़ता है, फिर क्या होता है, बढ़ने के बाद एक विशेष बिंदु पर पहुंचकर तापमान बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तापमान बढ़ना बंद हो गया तो वो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। फिर पुनः उस बिंदु से जहां पे बंद हुआ, बंद होने के बाद पुनः फिर जिस बिंदु से तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, तो जिस बिंदु से तापमान बढ़ना पुनः चालू होता है उस बिंदु को लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर से सुन लो, लोअर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, स्टील का तापमान रुकने के पश्चात जिस बिंदु पर तापमान पुनः बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस बिंदु को तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस बिंदु को लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इस तापमान में क्या हो जाता है, लोअर क्रिटिकल पॉइंट पे जब पड़ता है तो क्या होता है, स्टील की जो आंतरिक बनावट या संरचना है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और ये तापमान कितने डिग्री पर होता है, ये प्रायः सभी स्टीलों का जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट होता है वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, लोअर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि स्टील का तापमान रुकने के पश्चात जब दोबारा तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और इस तापमान पर स्टील की आंतरिक बनावट या संरचना में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, और ये सभी स्टील की जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट होता है वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो ये लोअर क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब इसके बाद अपर क्रिटिकल पॉइंट पढ़, तो ये हो गया था लोअर क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद दूसरा क्या है, अपर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो अपर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जिस बिंदु पर कार्बन की मात्रा
आयरन में पूरी तरह से घुल जाए तो वो क्या होता है, वो अपर क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ठीक, और ये इसमें क्या, ये तापमान कितने डिग्री पर होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लोअर क्रिटिकल पॉइंट कितने डिग्री पे बताया था, 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और अपर क्रिटिकल पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट के बारे में। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में क्या पढ़ा कि जब स्टील को हम गर्म करते हैं तो एक विशेष तापमान तक, जब स्टील को हम एक विशेष तापमान पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो तापमान जो है एक ही गति पर एक बिंदु तक बढ़ता रहता है। फिर एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर तापमान बढ़ना बंद हो जाता है, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक, फिर लोअर क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि जिस बिंदु पर तापमान बढ़ना बंद हो गया, जहां पर रुकने के बाद दोबारा जो है तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो क्या, जहां पर रुका वहां रुकने के बाद पुनः तापमान बढ़ना शुरू हो गया तो वो लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। वो कितने डिग्री का होता है, 723 डिग्री का होता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, रुकने के बाद फिर जब आपका कार्बन जो है आयरन में पूरी तरीके से घुल जाता है, अर्थात लोअर क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद हमने बताया पुनः तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, एक जगह पे 800 डिग्री सेंटीग्रेड आता है जो अपर क्रिटिकल पॉइंट होता है। उसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा पूरी तरीके से आयरन में मिल जाती है, तो उसे उस बिंदु को अपर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्लियर हो गया, तो हमें मालूम हो गया क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, लोअर क्रिटिकल और अपर क्रिटिकल के बारे में। अब हम लोग एक चीज और रह गई, क्रिटिकल रेंज क्या होता है। एक क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकल रेंज किसे कहते हैं, तो क्रिटिकल रेंज क्या होता है, लोअर क्रिटिकल पॉइंट से अपर क्रिटिकल पॉइंट के मध्य की जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल रेंज कहते हैं। ठीक है ना, क्या है, लोअर क्रिटिकल तापमान से अपर क्रिटिकल पॉइंट के मध्य के तापमान को हम क्रिटिकल रेंज कहते हैं। अर्थात लोअर क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है, 723 डिग्री, जबकि अपर क्रिटिकल पॉइंट 800 डिग्री, तो उसके मध्य का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो क्रिटिकल रेंज कहलाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट की विधियां, मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक, तो हीट ट्रीटमेंट के बारे में क्या पढ़ेंगे कि हीट ट्रीटमेंट की कौन कौन सी विधियां होती हैं। एक होता है कठोरीकरण, माने जाब को कैसे हार्ड किया जाए, इसके बारे में हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे हार्ड किया जाता है। दूसरा फिर पढ़ेंगे हम लोग टेम्परिंग, जब ज्यादा हार्ड हो जाता है, धातु जो भंगुर है, बिटरनेस हो जाती है, तो उसको कैसे दूर करते हैं, उस दोष को कैसे दूर करते हैं, तो वो कई क्रिया कहलाती है। उसको दूर करने की क्रिया को टेम्परिंग कहते हैं, तो वो टेम्परिंग हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एनीलिंग, माने जाब को मुलायम करना। ठीक है, हार्डनिंग हो गई, एनीलिंग, जाब को मुलायम करने के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नॉर्मलाइजिंग पढ़ेंगे, फिर केस हार्डनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखिए इस चैप्टर में हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है और हीट ट्रीटमेंट कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा हीट ट्रीटमेंट में कौन कौन से वो आपके जो स्ट्रक्चर, हीट ट्रीटमेंट में फिर हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर हम लोगों ने 4 प्रकार के स्ट्रक्चर पढ़े, मॉलिक्यूल्स 4 प्रकार के पढ़े। ठीक है ना, कौन कौन से, एक फेराइट पढ़ा, दूसरा सीमेंटाइट पढ़ा, तीसरा कास्टेनाइट पढ़ा और चौथा पियरलाइट पढ़ा। ये जो है स्ट्रक्चर हम लोगों ने 4 प्रकार के पढ़े। इसके बाद हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पढ़ा, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। क्रिटिकल पॉइंट कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का क्रिटिकल पॉइंट पढ़ा। एक पढ़ा लोअर क्रिटिकल पॉइंट, एक पढ़ा अपर क्रिटिकल पॉइंट।
कितने डिग्री पे, कितने टेम्परेचर पे होता है लोअर क्रिटिकल पॉइंट और कितने टेम्परेचर पर अपर क्रिटिकल पॉइंट होता है, वो हम लोगों ने पढ़ा। लोअर क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, जिसमें संरचना में, आंतरिक संरचना में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, वो जो पॉइंट कहलाता है वो लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। वो 723 डिग्री में जो सभी धातुएं, स्टील जो होती है 723 डिग्री पे लोअर क्रिटिकल पॉइंट उसका होता है। उसमें क्या होता है, जो अंदरूनी बनावट स्टील की होती है, स्ट्रक्चर है, उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ठीक, वो लोअर क्रिटिकल पॉइंट हो गया। फिर अपर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, अपर क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पढ़ा कि जब कार्बन की मात्रा पूरी तरीके से आयरन में मिल जाती है तो उसे हम अपर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, और वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो ये हम लोगों ने लोअर और अपर क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिटिकल रेंज क्या होती है, तो क्रिटिकल रेंज के बारे में पढ़ा कि जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट है, लोअर क्रिटिकल पॉइंट और अपर क्रिटिकल पॉइंट के मध्य में जो तापमान होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल रेंज कहते हैं। ठीक है ना। और फिर हम लोग कल जो पढ़ेंगे, हमने बताया कि हम लोग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, हार्डनिंग, एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग और आपकी टेम्परिंग और केस हार्डनिंग, इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज यही चैप्टर समाप्त करते हैं, कल फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तब तक बाय, नमस्कार, सी यू।